वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पहुंच गए हैं सीटेट पेपर 2 प्रैक्टिस के डे 15 पर। पिछले सेशंस में आप लोगों ने जितना पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट दिखाया है वो रियली एनकरेजिंग है। आज हम फिर से क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और पॉलिश करेंगे। सो सिट बैक, बी पॉजिटिव एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लर्निंग जर्नी टुगेदर। सो लास्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन 60 तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन 61 से स्टार्ट हो रहा है और सोशल स्टडीज़ का ही पार्ट चल रहा है। 61 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ सोशल टीचर क्रिटिकली एड्रेस वाइल डिस्कसिंग द थीम एडवर्टाइजमेंट। अगर एक एसएसटी की टीचर एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा रही है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। ए और बी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अपील टू द पर्सनल इमोशंस, एंड बी में लिखा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी। तो ये दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए एसएसटी के टीचर को, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आज जगह जगह आप जाओगे एडवर्टीज़मेंट दिखते ही हैं, तो ये लोगों के पर्सनल इमोशंस पर भी टारगेट करते हैं और साथ में एडवर्टीज़मेंट जो है वो सिर्फ रिच लोगों को ज़्यादा दर्शाते हैं। तो फिर इसमें इक्वालिटी की बात भी होनी ही चाहिए। तो इसका होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, डिस्कस फ्यू मोर रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन। एज अ सोशल साइंस टीचर यू वुड बी असेसिंग स्टूडेंट्स स्किल ऑफ। अब लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में अगर टीचर डिस्कस कर रही है तो बच्चों से पूछती है कुछ क्वेश्चंस, तो वो किस स्किल को यूज़ कर रही है, वो बच्चों की क्लासीफाइंग स्किल को यूज़ कर रही है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो पीस ऑफ लैंड है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट से क्लासीफाई करेंगे बच्चे, किस तरह से एग्रीकल्चर है, रेजिडेंस है, फॉरेस्ट है, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें होगा क्लासिफिकेशन, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन। Next question 63, to familiarize students with the theme natural vegetation and wildlife, which would be the best pedagogical method। अब टीचर को इन सब के बारे में बताना है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, तो कौन सा पढ़ाने का बेस्ट तरीका है। फर्स्ट में लिखा है टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड डिस्कशन, मुझे यही सही लग रहा है पहली बात तो। सेकंड में स्क्रीनिंग एंड डॉक्यूमेंट्री ऑन द थीम, नहीं ये तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होता है लेकिन ऐसा बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं होता, बीच में दिखा सकते हैं टॉपिक्स के। थर्ड है विजिट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा नहीं, ये भी नहीं होता। फोर्थ है इनवाइटिंग एन एक्सपर्ट फॉर अ लेक्चर, किसी और को बुलाएगी लेक्चर के लिए, नहीं ये भी नहीं करेगी। तो पढ़ाई के मामले से देखा जाए तो वो टेक्स्ट बुक रीडिंग कराएगी और थोड़ा सा डिस्कशन करेगी शुरू में। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्टून्स इन सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। जो कार्टून्स बने होते हैं एसटी की टेक्स्ट बुक में, उसका क्या रोल होता है। फर्स्ट लिखा है रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स, कुछ सामान्य से इश्यूज दिखाता है और बच्चों को रिलेटेबल लगता है क्योंकि बच्चे कार्टून्स देखते हैं। सेकेंड है नो रोल एज कार्टून्स आर इमेच्योर। थर्ड है मेनली यूज एज फिलर सो दैट टेक्स्ट बुक लुक मोर अट्रैक्टिव, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ है मेक्स इन क्लास एन्जॉयबल एज सब्जेक्ट इज बोरिंग। तो आप देखो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ही अलग ही लिखे हैं, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फर्स्ट वन ही करेक्ट है इसका, रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पटवारी। पटवारी का काम क्या होता है। फर्स्ट है मेजरिंग लैंड एंड गिविंग रिकॉर्ड्स। सेकंड है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी। थर्ड है एग्जीक्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स फॉर लैंड डेवलपमेंट। या फोर्थ है प्रिवेंटिंग लैंड डिस्प्यूट्स बाय इन्वेस्टिंग कंप्लेंट्स। तो पटवारी का काम क्या होता है, जितने भी लैंड्स हैं उनको मेजर करता है और रिकॉर्ड्स बना के रखता है। और पटवारी लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो फार्मर्स के पास जाता है और जो भी है इन्फॉर्मेशन देता लेता है और लैंड रेवेन्यू भी लेके आता है। तो इसका जो काम है वो फर्स्ट वाला है, वो लैंड को मेजर करता है और रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखता है रिकॉर्ड्स को। तो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। रंग भेद के कथन पर ए और बी दो बताए गए हैं, उनको पढ़ते हैं, बताते हैं कि कौन सी ठीक है। ए में लिखा है डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रेसेस बट अलाउड ऑल द राइट टू वोट। सभी जातियों के बीच में भेदभाव करता था लेकिन राइट टू वोट सबको था।
बी में लिखा है इट प्रिवेंट्स मिंगलिंग ऑफ रेसेस बट गिव्स इक्विटेबल पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल। ये जातियों के बीच में मेलजोल होने से रोकता था, लेकिन सभी को ना सेम सुविधाएं प्रदान करता था। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ करेक्ट है या फिर क्या करेक्ट नहीं है। तो इसमें लिखा है ए और बी फॉल्स है, या फिर ओनली ए इज़ ट्रू है। थर्ड में लिखा है बी इज़ ट्रू है, या दोनों ही ट्रू हैं। तो आपको बता देती हूँ कि अपार्थाइड में क्या था। अपार्थाइड एक सोशल इशू था, ठीक है, और सोशल और पॉलिटिकल इशू था उसमें साउथ अफ्रीका में 20th सेंचुरी में। इसको रंग भेद के नाम से जानते हैं हिंदी में अगर कहें तो। इसमें काले और गोरों में फ़र्क किया जाता था बहुत ज़्यादा, कि सिर्फ गोरे लोगों को ही काम मिलेगा और वो इन्फीरियर है, और वो सुपीरियर है, और ब्लैक लोग इन्फीरियर हैं। और इसमें क्या होता था, सिर्फ वाइट लोगों को ही वोट डालने का हक मिलता था। तो इसमें दोनों चीज़ें ही गलत लिखी हुई हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर है बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज इलेक्टेड ऑफिस इन अ ग्राम पंचायत। इनमें से कौन से लोग हैं जो इलेक्शन के थ्रू गद्दी पर बैठते हैं, सीट पर उनको सीट मिलती है और इलेक्शन में वो बैठते हैं, ग्राम पंचायत का मेंबर बनते हैं। तो ए है सरपंच, बी है वार्ड मेंबर, सी है सेक्रेटरी, डी है ग्राम सभा मेंबर। अब इनमें से आपको बताना है। तो विलेज पंचायत में क्या होता है, जितने भी वार्ड्स हैं वो छोटे छोटे एरियाज़ में बांटे जाते हैं, ठीक है। विलेज पंचायत को बांटा जाता है वार्ड्स में। तो ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन अ वार्ड मेंबर और पंच। तो हर एक वार्ड का एक एक मेंबर होता है, इलेक्शन के थ्रू बनता है, उसे वार्ड मेंबर या पंच भी कहते हैं। और सरपंच जो होता है वो ग्राम सभा के मेंबर्स मिलके उसको सरपंच बनाते हैं और उसको पंचायत का हेड कहते हैं, यानी कि मुखिया। तो जो ए और बी है ये दोनों मिलके बनते हैं और ग्राम पंचायत के इलेक्टेड ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। Question number 68. Which of the following statements on the functioning of local urban administration is correct? जो लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का काम काज है, शहरी जो काम काज है, वो उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लिखी है। जो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट है वार्ड काउंसलर्स आर हेडेड बाय द सरपंच। सेकंड है कमिश्नर ऑफ अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेक्स एंड डिसाइड्स द बजट फॉर द ईयर। थर्ड है कमिश्नर इज इलेक्टेड बाय वार्ड काउंसलर आर रिपोर्ट्स टू हिम और हर। और फोर्थ है वार्ड काउंसलर्स फॉर्म कमिटीज टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। तो जब देखो जो अर्बन लोकल कामकाज रहता है उसमें हर एक अर्बन एरिया में वार्ड दिया जाता है। तो हर एक वार्ड में वार्ड काउंसलर होता है वार्ड काउंसलर होता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन उसको जिताया जाता है। अब उसका क्या काम होता है, वो पूरी सिटी के डिसीजन लेता है, ठीक है, और जितने भी गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं उसको ठीक करता है, रिजॉल्व करता है। तो इसमें जो फोर्थ वाला आंसर है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो गांव में कामकाज होता है उनकी लिस्ट दी है ABC। लिस्ट 2 में दिया हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन टेकन, कौन कौन से लोन लेते हैं ये, ठीक है। ए में एग्रीकल्चर वर्कर को क्या मिलता है, बी में लार्ज फार्मर को क्या मिलता है, सी में मिडिल फार्मर को। लिस्ट 2 में लिखा है फर्स्ट नंबर पे हेल्थ और ऑफ सीजन कंजम्पशन का मिलता है। सेकेंड में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स और सीड्स का लोन मिलता है। थर्ड में गवर्नमेंट लोन मिलता है एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। तो मैं आपको बता दूं जो एग्रीकल्चरल वर्कर होता है उसको तो फर्स्ट नंबर वाला यानी कि हेल्थ और ऑफ सीजन कंजम्पशन के लिए लोन मिलता है। लार्ज फार्मर बड़े पैमाने पे होता है तो उसको गवर्नमेंट लोन देती है एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। सी में जो मिडिल फार्मर है उसको फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड और सीड्स के लिए मिलते हैं पैसे। तो ए का तो 1 है, बी का 3rd है और सी का 2nd है। तो इसमें आप देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन अ वीवर एंड अ मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम।
जो वीवर है, कपड़ा बुनने वाला है, और जो मर्चेंट है यानी कि व्यापारी है, उनके बीच में क्या अरेंजमेंट्स होते हैं पुटिंग आउट सिस्टम के अंडर। तो मैं सीधा पुटिंग आउट सिस्टम का बताती हूँ कि क्या होता है। पुटिंग आउट सिस्टम में जो होता है कामकाज, ये वीविंग इंडस्ट्री में होता है। इसमें जो वीवर्स हैं उनको यार्न दिया जाता है, और वो यार्न कौन देता है? मर्चेंट देते हैं, ठीक है। उससे वो वीवर कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, ठीक है। उसके बाद वही मर्चेंट जो हैं वीवर से कम दामों पे कपड़ा खरीद लेते हैं जो भी वो बनाते हैं, ठीक है। इसलिए वीवर जो होते हैं वो मर्चेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, और मर्चेंट्स के हाथ में बहुत सारी पावर होती है। तो इसमें से आप देखो 1 2 3 4 में से जो लास्ट वाला है ना, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। Next question 71. Consider the statements A to E. They form jumbled links in a chain of market wherein ketchup reaches a consumer. तो A से E तक जम्बल लिंक दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कैसे केचप बनती है और कैसे एक कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, मैं तो फटाफट बता दूंगी आपको, बट आपके पास बहुत टाइम होगा एग्ज़ाम में, तो आप पॉज कर लो, इसको देख लो एक बार। तो आप सबने देखा होगा इसमें जितने भी लिखे हैं। तो पहले तो देखो फार्मर का काम आएगा, बी वाला पार्ट है, फार्मर जो है वो टमाटो सीड्स खरीदेगा लोकल ट्रेडर से। फिर सी होगा, होलसेल मर्चेंट आएगा, टमाटो की बोली लगाएगा, ठीक है, वेजिटेबल मार्केट में। फिर डी वाला पार्ट आएगा, एक छोटी सी सिटी में एक प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे टमाटोज़ वो लोग बाय करेंगे और वहाँ पे केचप बनाएंगे। उसके बाद ई होगा, मार्केटिंग कंपनी केचप को स्टोर्स तक सप्लाई करेगी। फिर लास्ट में ए, सोना को अपने नेबरहुड शॉप से केचप मिल जाएगी। सो या सेकेंड ऑप्शन है बी सी डी ई ए, ये करेक्ट है। Next question 72. According to the appellate system, a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge could appeal to which of the following courts? एक इंसान है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला सही नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा, तो वो कौन सी कोर्ट में जाके कंप्लेंट करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अपीलेट सिस्टम वो हाई कोर्ट में जाके कंप्लेंट करेगा, बिकॉज जो हाई कोर्ट है वो उसकी जो आवाज़ है वो सुनेगा, और हाई कोर्ट के पास जो मतलब हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो इनके फैसले भी चेंज करवा सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो इसका आंसर है फोर्थ, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 73. कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। एक और बी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडियन पार्लियामेंट के बेस पे। ए में लिखा है अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट। पहली बात ही साफ साफ झूठ है, क्योंकि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए एक क्या कहते हैं पार्टी में कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, जो कि एक नंबर डिफाइंड होता है। तो ऐसा नहीं कुछ भी मेंबर हो, कुछ भी नंबर हो। बी में लिखा है लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। अब आप बताओ इनमें से कौन से कोड सही हैं। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ बी वाला ट्रू है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ओनली बी इज़ ट्रू। Next question is 74. Read the statement given below. The Indian state has many checks and balances to prevent the misuse of powers. Choose the correct option that represents the meaning of Indian state in the above statement. ऊपर की statement से मिलता जुलता meaning बताओ, इन चारों में से कौन सा हो सकता है। फर्स्ट में लिखा है द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सेकंड में इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड में इंडियन ब्यूरोक्रेसी, या फोर्थ एनी स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं स्टेट होती है, वो यूजुअली डिवाइड होती है तीन ब्रांचेस में, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये सारे मॉडल्स मिलके क्या काम करते हैं, एक स्टेट का ऑर्गन बन जाते हैं, और तीनों मिलके काम करते हैं, और जिससे कि चेक बैलेंस बनता रहे। तो इसका आंसर है फर्स्ट, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सो अब हम पहुंच चुके हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। 75. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन। हिस्ट्री पढ़ाने पर
किन बातों का फोकस होना चाहिए। ए और बी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। ए में लिखा है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशंस एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। पुरानी डाइवर्सिटी को जागरूक करना, ऐसा माहौल बनाना। बी में लिखा है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू द एक्सपीरियंसेस। बच्चों को बोलना कि आप पास्ट का इमेजिन करो और सोचो कि कैसी होती थी लाइफ। तो इसमें दोनों बातें ठीक लिखी हैं। ये दोनों चीज़ों पे फोकस होना ही चाहिए। तो इसका लास्ट का आंसर बिल्कुल ठीक है, बोथ ए एंड बी। ऑलराइट दोस्तों, डे 15 का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 16 की तैयारी करेंगे नए क्वेश्चंस एंड न्यू लर्निंग के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।